जोहार, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे करेंट खबर। मैं प्रियंका मोहन सिंह। आइए आगे बढ़ते आज की ताजा खबरों के साथ। 26 फरवरी 2023 रांची के मोरहां आबादी मैदान में चले रहे पर्यावरण मेले के 5वें दिन पारंपरिक व्यवहार एवं वैश्विक पर्यावरणीय प्रशासन विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा के मुख्य अतिथि एवं श्रीमान माता वैष्णो अटवी विश्वविद्यालय कटरा जम्मू के कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर R.K. सिन्हा तथा डाल्फिनमैन नाम के प्रसिद्ध पद्मश्री प्रोफेसर R.K. सिन्हा कुलपति ने परिचर्चा के दौरान कहा कि पहले रांची में 10 से 20 फीट में ही पानी आराम से निकलता था। क्या एक ही बोरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग कुएं, नलकूप, तालाबों, नदियों से अपने लिए पानी का उपयोग कर लेते थे। खेती के लिए भी पानी पर्याप्त हो जाती थी। आज डीप बोरिंग, बोरवेल के कारण जलस्तर 400 से 500 फीट नीचे चला गया है। भारत में जीव जंतुओं की कुल प्रजाति 80 लाख से अधिक है, जिनमें से 20 लाख प्रजातियों का चिन्हितीकरण हो चुका है। आज पर्यावरण के बारे में वैश्विक चिंता व्यक्त की जा रही है। पर्यावरण संबंधी समस्याओं के लिए कोई भी राजनीतिक दीवार नहीं होना चाहिए, चाहे वह झारखंड का हो या उत्तर प्रदेश का। पर्यावरणीय मामला सभी को समान रुचि लेकर उसका हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज मानव शिक्षित हो गया है, लेकिन उनमें व्यावहारिक ज्ञान की काफी कमी है। कृषि प्रधान देश में आज जैविक खाद ही उपलब्ध नहीं है। आईटी उर्वरक एवं पेस्टिसाइडों के सहारे फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जा रही है। इन पेस्टिसाइडों का दुष्प्रभाव 50 से 100 साल तक रहता है। यदि आज से ही भारत में इसका उपयोग बंद हो तो भी इसका प्रभाव अगले 50 सालों तक विद्यमान रहेगा। इससे इसकी भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत जो पूर्व सदी तक दलहन एवं तिलहन पर आत्मनिर्भर था, उसे भी आज इन सबका आयात करना पड़ रहा है। आज हम भौतिकवादी हो गए हैं। आज हम सभी को थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली का मूल मंत्र अपनाना होगा। हमें हमारे पूर्वजों ने झील, तालाब, नदी, जंगल आदि विरासत में देकर गए और हम आज अपनी पीढ़ी को गंदी नाले, डंपिंग यार्ड सौंप रहे हैं, जिसके लिए भावी पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। इन सारी तथ्यों पर हमें गंभीरता से सोचना होगा, उस पर अमल करना होगा। जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण पर सतत कार्य करना होगा, तभी हम इसे नियंत्रित कर पाएंगे। रविवार होने के कारण मेले में और दिन की अपेक्षा काफी भीड़ रही। मेले में टेंडर हाट एवं DAV, कपिल देव जैसे प्रतिष्ठित विद्यालयों के छात्रों द्वारा उनके स्टॉलों में प्रदूषण के कुप्रभाव एवं पर्यावरण संरक्षण के उपाय जैसे विषय पर मॉडल एवं प्रदर्शनी लगाकर इसके बारे में विस्तृत जानकारी मेले में घूमने आए लोगों को दी जा रही है। इनडोर एवं आउटडोर के सजावट, औषधीय पौधे मेले के प्रमुख आकर्षण में से एक है। खादी एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादों में 40% तक छूट दी जा रही है, जिसके कारण उनके स्टॉलों में काफी लोग अपने पसंद के सामग्री खरीद रहे हैं। मेले में कल से चल रहे 2 दिवसीय पर्यावरण आर्ट कैंप का आज समापन हो गया, जिसमें पूरे राज्य के कलाकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम के बाद उन सभी कलाकारों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। परिचर्चा के सम्मानित अतिथि एवं फॉरेस्ट संस्था के CEO श्रीमान चंद्रभूषण ने बताया कि पारंपरिक ज्ञान एवं आधुनिक ज्ञान में सामंजस्य की आवश्यकता है। भारत के कई राज्यों में पर्यावरण पर केवल संगोष्ठी आयोजित होती है, उन पर परिचर्चा, इंटरेक्शन नहीं होता है, जिसके कारण वे सफलीभूत नहीं हो पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नीति के अनुसार पृथ्वी पर विद्यमान कुल प्राकृतिक संसाधनों का 30% अक्षुण्ण रखा गया जाना चाहिए। उन पर किसी भी तरह का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, पर इस नीति का पालन विकासशील देशों के साथ विकसित देश भी नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरा विश्व भुगतेगा। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े देश पर्यावरण संरक्षण संबंधी विषय पर केवल टारगेट सेट कर रहे हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। ये जो टारगेट सेट करने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी होते हैं, उनका जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। नतीजतन पैसा, श्रम, संसाधन एवं समय की बेवजह बर्बादी होती है। झारखंड की आर्थिक धुरी कोयला एवं खनिज संसाधनों के इर्द गिर्द घूमती है और ये केवल इन्हीं पर निर्भर है, जिसके कारण झारखंड पर्यावरणीय असंतुलन की झंझावतों से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। झारखंड के पूर्व PCC एवं वर्तमान में क्लाइमेट पार्लियामेंट के उप प्रधान सचिव डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि आज पर्यावरण के प्रति सारे संसार के राजनीतिक सोच विचार में काफी अंतर महसूस की जा रही है। चिली, ब्राजील,
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश विश्व स्तर पर उसी को नेता मानने की मांग कर रहे हैं जिनमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो। ये काफी सुखद स्थिति है। पेरिस समझौते के अनुसार किसी भी परिस्थिति में पूर्व औद्योगिकी काल के तापमान से 2 डिग्री से अधिक तापमान में वृद्धि नहीं होना चाहिए, पर यह नहीं हो रहा है। पृथ्वी के कुल भूभाग का 1% मानव के रहने योग्य नहीं है क्योंकि ये अत्यधिक गर्म स्थान है। अगर पर्यावरण के प्रति लापरवाही इसी गति से चलता रहा तो 2070 तक पृथ्वी का 20% हिस्सा अत्यधिक गर्म हो जाएगा और वह रहने योग्य नहीं होगा, जिसके कारण फोर्स्ड माइग्रेशन की स्थिति आ जाएगी। इसका दुष्प्रभाव सारे विश्व में पड़ेगा। भारत में ये स्थिति नहीं आई है, परंतु दूसरे देशों में इसका असर देखने को मिल रहा है। हमारे झारखंड में कई ऐसे स्थान हैं जहां पिछले 150 सालों में तापमान 4 से 5 डिग्री बढ़ चुका है। गर्मी के पूर्व ही लोग आजकल एयर कंडीशन का प्रयोग कर रहे हैं और ठंड का आनंद ले रहे हैं, पर वे भूल रहे हैं कि जितना ठंड अंदर करता है उतना ही वह बाहर में गर्मी पैदा करता है। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है जंगलों एवं खाने की कमी के कारण हाथी का विचरण क्षेत्र रिहायशी इलाके हो गए हैं। झारखंड में प्रतिवर्ष हाथियों के हमले से 70 से 80 आदमी मारे जा रहे हैं, जो काफी चिंताजनक है। लाइफ नई दिल्ली के संरक्षक डॉक्टर राकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि आज के युग में प्रदूषण के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। पहले के लोग पर्व त्योहार, शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों में लोग साल या दूसरे पत्ते के बने पत्तल पर भोजन करते थे, उसके बाद उसे बाहर फेंक देते थे, जो कुछ दिन बाद डिकम्पोस्ट होकर खाद बन जाता था। परंतु आज आधुनिकता के दिखावे में लोग थर्मोकोल और प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो न तो सड़ता है और न ही गलता है, बल्कि ये जमीन की उर्वरता को समाप्त कर देता है। साथ ही नदियों में जाकर ये जल एवं जलीय जीवों के जीवन को भी प्रभावित करता है। आज शहरीकरण के कारण पारंपरिक अभ्यास का लोप हो चुका है। आज हर चीज का मूल्यांकन केवल आर्थिक दृष्टि से हो रहा है, जरूरत के अनुसार उसका मूल्यांकन नहीं हो रहा है, जिसके कारण पर्यावरण आज उपेक्षित हो गया है। जंगल, पहाड़ बहुल रांची जैसे शहर में भी आज सैकड़ों की संख्या में क्लिनिक एवं अस्पताल खुल गए हैं, जिससे कभी दक्षिण बिहार का शिमला कहा जाता था। भारत में ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर पर्यावरण के प्रति इसी प्रकार से लापरवाही बरती गई तो झारखंड भी ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में बुरी तरह से आ जाएगा। परिचर्चा के उपरांत संध्या 7 बजे से कालबेलिया, जिप्सी एवं भोजपुरी गीत संगीत का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मेले में आए हुए लोगों ने भरपूर आनंद लिया। मेले में उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के निदेशक श्रीमान दीपक सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। मुलाकात सरयू जी से शायद उन्हें याद ना हो, साल 2002 में पहली बार हुई थी, जब वो दामोदर बचाओ आंदोलन के संदर्भ में मुझसे मिलने आए थे। तो मेरा जो पहला इंप्रेशन है उनका वो ये है कि वो पैशनेट तो हैं लेकिन नॉलेजेबल भी हैं और नॉलेज बटोरना भी जानते हैं। तो मैं उस समय एक बड़ा यंग इन्वायरमेंटलिस्ट रिसर्चर था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में, और 20 साल पहले जब कि किस तरह का लैब सेटअप होगा, किस तरह से वाटर पोल्यूशन मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं, उस समय मैं सीएससी के लैब का इंचार्ज था। तो मेरा जो पहला इंप्रेशन है उनका, इनफैक्ट 2 आदमियों का जिनके साथ पिछले 2 दशकों से झारखंड में मेरा एक रिश्ता रहा है पर्यावरण के विषय पे, हरिवंश जी और सरी रॉय जी, वो ये रहा है कि दोनों आदमी ऐसे हैं जो कि ना तो सामान नदी में फेंक देते थे, इसको शुभ माना जाता था। आज हम वो नहीं कर सकते। आज अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो देखेंगे कि यमुना के चारों तरफ जाली लगाई गई है ताकि लोगों को रोका जाए पूजा का सामग्री फेंकने के लिए। इसी तरह से हमारे बहुत से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस थे, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस थे, उन्हें हमें मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि हम अब उतना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न नॉलेज दोनों को लाने की जरूरत है। दिन की बात होती है, लेकिन बहुत बड़ा एजेंडा दिसंबर पिछले साल निकला था कि किस तरह से हम
अपने फ्लोरा फौना बायोडायवर्सिटी को बचाएं और दुनिया के सारे देश मिलके कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क ऑफ बायोडायवर्सिटी में उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। और वो एग्रीमेंट का एक बहुत बड़ा जो एग्रीमेंट है, जो सुपरा आप उसको एग्रीमेंट कह सकते हैं, वो ये है कि देशों ने अग्री किया है कि 30% जमीन, 30% जंगल और 30% पानी को इंसान का जो इंटरफेरेंस है उससे बचाएंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे। और लोकल गवर्नेंस इंप्रूव और स्ट्रेंथन नहीं होगा, हम वो जो एक्ट लोकल और थिंक ग्लोबल और एक्ट लोकल की बात कर रहे हैं वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। दूसरा मुद्दा मैं और भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट झारखंड जैसे राज्य पे बहुत अधिक है और एक और इंपैक्ट है जिसके बारे में लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर हमें क्लाइमेट चेंज सॉल्व करना है तो हमें कोयला खत्म करना पड़ेगा और इसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन तभी हम रोक सकते हैं जबकि कोयला, ऑयल और गैस बंद हो, प्रोटेक्टेड। ये एग्रीमेंट है, ऐसा एग्रीमेंट दुनिया में कभी नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान के 30% जो हमारी जमीन है उसकी प्रोटेक्शन पे हमने साइन करके आए हैं हम लोग, जो पिछले साल मॉन्ट्रियल में जो मीटिंग हुई थी। इसी तरह से क्लाइमेट चेंज में भी शर्म एल शेख में बहुत बड़ी एग्रीमेंट हुई। एग्रीमेंट ये हुई कि अगर क्लाइमेट चेंज के कारण लोगों को हानि हो रही है और क्लाइमेट चेंज ज्यादा जो क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन विकसित देशों के कारण हुआ है, तो उस हानि को भरपाई कौन करेगा? तो लॉस एंड डैमेज की भी एग्रीमेंट पिछले साल शर्म एल शेख में हुई है। इसका मतलब कि अगले 20 से 30 साल में, 40 साल में जितने भी कोयले के खदान आप झारखंड में देख रहे हैं उसको बंद होना पड़ेगा। अगर वो बंद होगा तो झारखंड के पास ऑल्टरनेटिव क्या है? और इस सारे जो आज के दिन में जो सारी इकोनॉमी झारखंड की है जो कि कोयला पे डिपेंडेंट है, चाहे वो स्टील फैक्ट्री ले लें या कोयला के माइंस को ले लें या थर्मल पावर को ले लें या रेलवे नेटवर्क को ले लें, सब कुछ कोयला के इर्द गिर्द घूमते रहता है। तो अगर झारखंड की कोयला इकोनॉमी बंद होगी तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा और इसके बारे में प्लानिंग क्या होगी? ये जो ट्रांजिशन होगा झारखंड में, नॉलेज के खोज में भी लगे रहते हैं। तो मैं उनका बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भारत के पहले पर्यावरण मेला पे मुझे उन्होंने आमंत्रित किया है। जब वो दिल्ली में मेरे साथ उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि चंद्रभूषण जी, मैं चाहता हूं कि आप आके थोड़ा ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस के बारे में बताएं कि आज विश्व में क्या हो रहा है पर्यावरण को लेकर, और मैं उसी चीज पे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक दो और सब्जेक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। आज के दिन में ट्रेडिशनल नॉलेज की बहुत बात हो रही है, स्ट्रेंथन करने की बहुत जरूरत है। सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे बात करके, सिर्फ दिल्ली में बात करके और कुछ राज्यों के राजधानी में बात करके हम क्लाइमेट चेंज जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इसी के लेके मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनली आज के दिन में हम टारगेट पे टारगेट सेट कर रहे हैं। जैसे कि दिसंबर पिछले साल एक बहुत बड़ी एग्रीमेंट हुई थी जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क ऑन बायोडायवर्सिटी। परिवर्तन हो रहा है, कोयला से प्रदूषण हुआ है, इतने जंगल कटे हैं, लेकिन 200 साल का कोयला खनन का मतलब यह है कि आज के दिन में झारखंड की सारी जिंदगी कोयले के आसपास घूम रही है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, वो 30 साल के अंदर, 40 साल के अंदर वो जिंदगी बदलेगी और हमें अब उसके बारे में सोचने की जरूरत है। हमें अब जस्ट ट्रांजिशन के बारे में सोचने की जरूरत है। और मेरा यही अनुरोध रहेगा झारखंड के बुद्धिजीवों से कि अब आप नॉन कोल्ड झारखंड के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो होने वाला है। कोई और विकल्प नहीं है हमारे पास जलवायु परिवर्तन को सॉल्व करने के लिए। 100 AD तक रहा, 200 साल तक गोल्डन पीरियड, जिसके अंदर हमारे सारे पारंपरिक जो लिखाई हुई नॉलेज डेवलप हुआ। उस समय भारत का पॉपुलेशन कोई 7 करोड़ था, तो हमारी जो बहुत पद्धति बनी वो 7 करोड़ के पॉपुलेशन को देख के बनी है।
आज के दिन हम 135 करोड़ हैं। तो ट्रेडिशनल नॉलेज का इंपॉर्टेंस है, वो उसे हमें भूलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ट्रेडिशनल नॉलेज एग्जैक्टली आज नहीं काम करेगा क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। जैसे कि पुराने जमाने में कि किस तरह का लैब सेटअप होगा, किस तरह से वाटर पोल्यूशन मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं, उस समय मैं सीएससी के लैब का इंचार्ज था। तो मेरा जो पहला इंप्रेशन है उनका, इनफैक्ट दो आदमियों का जिनके साथ पिछले 2 दशकों से झारखंड में मेरा एक रिश्ता रहा है पर्यावरण के विषय पे, हरिवंश जी और सरी रॉय जी, वो ये रहा है कि दोनों आदमी ऐसे हैं जो कि ना तो वैल्यूज को अपनाना चाहिए, और इस मंच पे भी बहुत लोगों ने इसके बारे में चर्चा की है। इस आज के शाम का सब्जेक्ट भी है ट्रेडिशनल नॉलेज और ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस। लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि बहुत से हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज तब डेवलप्ड हुए थे जबकि भारत की जनसंख्या 10 करोड़ भी नहीं थी। तो अगर आप गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन देखेंगे, गुप्ता पीरियड, और रांची डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा। और आज के दिन में हम पर्यावरण में इसलिए फेल हो रहे हैं कि हमारी जो लोकल यूनिट्स हैं गवर्नेंस की, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, ब्लॉक लेवल पे हो, ग्राम पंचायत हो, वहां पे पर्यावरण काम नहीं हो रहा है। पर्यावरण का काम नहीं हो रहा है। पर्यावरण के बारे में बातचीत दिल्ली में हो रही है और पर्यावरण की बातचीत इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। तो एक जो मुद्दा है जिसको समझने की जरूरत है कि अगर हम क्लाइमेट चेंज जैसे पर्यावरण इश्यू को सॉल्व करना चाहते हैं तो रखें, लेकिन मॉडर्न एलिमेंट्स जो कि आज की रियलिटी है, शहरीकरण आज की रियलिटी है, अगर आप किसी भी यूथ को बोलें कि गांव में जाके खेती करो तो करने को राजी नहीं होगा। तो किस तरह से हम अपने शहरीकरण को सस्टेनेबल करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से गांव में हम वो उस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करें ताकि लोग गांव में रह सकें, वो भी बहुत जरूरी है। तो एक मैं चाहता था कि आज के इस डिस्कशन में ये मेरे तरफ से ये बहुत मैं इस चीज को स्ट्रेस करना चाहूंगा कि ट्रेडिशनल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रेडिशनल नॉलेज आप पुराने जमाने से अभी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, जरूरत है। दूसरा चीज मैं एक और बात ये रखना चाहता हूं कि आज के दिन में अगर आप पर्यावरण के डिस्कशन को देखें तो पर्यावरण का डिस्कशन ग्लोबल लेवल पे होता है और दिल्ली में होता है। मुझे बहुत खुशी है कि रांची में ये मेला हो रहा है क्योंकि बहुत से राज्य में पर्यावरण का डिस्कशन नहीं होता, और लोकल लेवल पे तो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो आप भूल ही जाइए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आज के दिन में पर्यावरण का जो डिस्कशन है वो कुछ गोष्ठियां हो जाएं, उसके अलावा पर्यावरण पे कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होता। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं थिंक ग्लोबल और एक्ट लोकल, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जिसको कि पर्यावरण पे काम करना चाहिए,
हवाई मिलते पेश करेंगे। उसका इंपैक्ट क्या होगा, इसके बारे में कौन सोच रहा है? तो ये जो ट्रांजिशन है जिसको आज के दिन में दुनिया में बात चल रही है, जस्ट ट्रांजिशन की, न्यायिक ट्रांजिशन, न्यायिक बदलाव कैसे हो अगर हमें कोयला इकोनॉमी को बंद करना है ताकि झारखंड में इकोनॉमिक स्लो डाउन ना हो, लोगों की नौकरी ना जाए, शहर जो है वो सरवाइव करें, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बची रहे। ये जो सारा जो मुद्दा है इसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा, इसको भी सोचने की जरूरत है।